जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीदन बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीका से करेंगे। देखो, आज मैं आपके लिए बहुत मजेदार एक टॉपिक लेकर आया हूं, जिस टॉपिक से हर एक एग्जाम में अधिकांशकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम के लिहाज से एक महत्वपूर्ण टॉपिक, और इस टॉपिक को आपने पहले भी पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा 1857 की क्रांति के बारे में। आपने सुना होगा कि देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ी गई पहली क्रांति 1857 की क्रांति थी। मैं आपको समझाऊंगा कि क्या स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए लड़ी गई वास्तविक पहली क्रांति थी। 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसके द्वारा कहा गया? किसने कहा कि ये जो क्रांति थी वो भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ी गई पहली क्रांति थी? पहले हम समझेंगे कि 1857 के विद्रोह होने का भारत में कारण क्या था। देखो, 1857 के विद्रोह होने के दो कारण हैं। एक कारण है ब्रिटिश सरकार की नीतियां, और दूसरा कारण उस समय का तत्कालिक परिस्थितियां। कुछ तत्कालिक परिस्थितियों की वजह से 1857 का विद्रोह 1857 में ब्रिटिश सरकार के समक्ष खड़ा हुआ। अब ब्रिटिश सरकार की ऐसी क्या नीतियां थी जिनकी वजह से हमारे मन में ब्रिटिश सरकार के प्रति ईर्षा भाव उत्पन्न हो गया और हमने 1857 में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी। देखो, ब्रिटिश नीतियां थी, उन्होंने हमारे धर्म और हमारे समाज में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश सरकार भारत में आई तो व्यापार करने के उद्देश्य से, लेकिन जल्द ही उसने भारत पर अपना शासन स्थापित करना शुरू कर दिया। और समय को देखते देखते उन्होंने भारत में चार्टर और अधिनियम बनाने शुरू किए, और कंपनी के द्वारा हमारे धर्म में कुछ बदलाव और कानून बनाए गए, जिससे भारतीयों की बहुत बड़ी नाराजगी हुई। यानी ब्रिटिश कंपनी के द्वारा भारतीय समाज में सती प्रथा को 1829 में प्रतिबंध कर दिया गया। बल्कि उस समय हिंदू समाज के लोग इस प्रथा को धार्मिक प्रथा मानते थे। इस बात पर रूढ़िवादी हिंदू विचारधारा के लोगों की बहुत बड़ी नाराजगी हुई कि उन्हें कोई भी अधिकार है ही नहीं हमारे धर्म में हस्तक्षेप करने का। 1856 में ब्रिटिश सरकार ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू कर दिया। उन्होंने कहा कि एक महिला अपने जीवन में दूसरा विवाह कर सकती है, यानी विधवाओं को दूसरा विवाह करने का अधिकार 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में दिया। ब्रिटिश कंपनी ने भारत में शिशु हत्या को प्रतिबंध कर दिया, नरबली प्रथा को प्रतिबंध कर दिया, ठगी प्रथा को प्रतिबंध कर दिया। भारतीय समाज में महिलाओं को शिक्षा देने का कार्य प्रारंभ कर दिया, जिसे बहुत बड़े स्तर पर भारतीयों की नाराजगी हुई। मंदिर और मस्जिद की जगहों से उन्होंने कर लेना शुरू कर दिया। जिन जगहों पर मंदिर और मस्जिद बने होते, उन जगहों से उन्होंने टैक्स वसूल करना प्रारंभ कर दिया। इन नीतियों से हमारे मन में अंग्रेजी सरकार के प्रति बहुत ईर्षा भाव जागरूक हुए धर्म के आधार पर। अब किसानों की स्थिति क्या खराब कर दी? उन्होंने जमींदारी, रियतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था के माध्यम से किसानों की स्थिति को बहुत गंभीर कर दिया। एक किसान जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी इतना अन्न नहीं उगा पाता कि वर्ष भर अपने परिवार को भरपेट खाना खिला सके। उसकी स्थिति को बहुत दयनीय कर दिया। जमींदारों ने उस समय किसान की संपूर्ण संपदा को छीनकर ऐशो आराम की जिंदगी प्रारंभ कर दी। तो इसलिए किसानों की स्थिति गंभीर हुई। किसान बहुत बड़े स्तर पर नाराज हुए। उनके हालात को गंभीर कर दिया गया अंग्रेजी सरकार की नीतियों के द्वारा। इसके बाद अगर हम सिपाहियों की स्थिति को देखें तो भाई, फौज में कोई कितना भी बहादुर सिपाही क्यों ना हो, उसे कोई इज्जत और सम्मान नहीं मिलता। उन्हें घटिया हथियार और घटिया खाना दिया जाता। हमेशा उनके साथ शोषण का व्यवहार होता। चाहे सैनिक हैदर अली टीपू सुल्तान की तरह बहादुर ही क्यों ना हो, हमेशा ईर्षा भाव से देखते। और हड्डियों को पीस कर आटे में मिलाकर वो खाना उन्हें प्रदान किया जाता। घटिया हथियार। मात्र 7 रुपए की तनख्वाह दी जाती भारतीय सैनिक को, और 7 रुपए की तनख्वाह पर एक भारतीय सैनिक विदेशों में अंग्रेजों की लड़ाइयां लड़ने के लिए जाता, अपनी जान की बाजी को लगाता, और कोई भी इज्जत और सम्मान नहीं। भारतीय सैनिकों को जबरन समुद्र में यात्रा करने के लिए भेजा जाता। बल्कि उस समय हिंदू समाज में समुद्र यात्रा करना वर्जित था, लेकिन फिर भी जबरन भेजा जाता। 1824 में 47वीं रेजिमेंट को म्यांमार भेजने के लिए समुद्र से घोषणा की गई कि समुद्र से म्यांमार में 47वीं रेजिमेंट को भेजा जाएगा। 1824 में 47वीं रेजिमेंट ने मना कर दिया। इस बात पर कंपनी नाराज हुई। 47वीं रेजिमेंट के तमाम सैनिकों को पकड़कर तोप से बांधकर तोप के गोली से उड़ा दिया गया। उन्होंने कहा कि हमने जो बात कही वो अडिल और अडिग है, उस बात को आप परिवर्तित नहीं कर सकते। हमने जो कहा वो आपको मानना ही होगा। इससे सैनिकों के बीच में भी बहुत बड़ा रोष उत्पन्न हुआ। 1848 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर डलहौजी आया, और डलहौजी ने राज्य हड़प नीति लागू कर दी। उस नीति की वजह से उस समय के वो रजवाड़े जो अंग्रेजों के पक्ष और हितैषी थे, वो भी अंग्रेजों के विरोधी हो गए। जब डलहौजी ने कहा कि अगर किसी भी भारतीय राजा के कोई संतान नहीं होगी, अगर वो कोई भी पुत्र गोद लेता है, तो उस गोद लिए हुए पुत्र को कंपनी वैलिड नहीं मानेगी। उस राजा की मृत्यु होने के बाद उसके साम्राज्य को कंपनी के अधीन कर दिया जाएगा। ये बात राज्य हड़प नीति में कही गई, जिसे बहुत बड़े स्तर पर भारतीय रजवाड़ों ने विरोध किया, और 1857 की क्रांति में वो विरोध नजर आया। एक तो ये नीतियां रही। दूसरा, 1856 में ब्रिटिश सरकार ने एक राइफल को रिटायर किया, ब्राउन बैस।
और ब्राउन बैस की जगह वो एक नई राइफल को लेकर आए, एनफील्ड राइफल। और एनफील्ड राइफल दिसंबर 1856 में भारत आई। इस राइफल के कारतूस को दांत से छीलना होता, बारूद को बंदूक में भरना होता, उसके बाद स्टील की गोली उसमें डालकर फायर करना होता। अब ये कारतूस जो था और जिसकी सील को दांत से तोड़ना था, उस सील पर एक अफवाह उड़ना शुरू हुई कि गाय और सुअर की चर्बी का उपयोग किया गया है। इस बात को जब ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों ने सुना तो उनके मन में गुस्सा आ गया। वो कहने लगे कि अंग्रेजी सरकार जानबूझकर एनफील्ड राइफल को लेकर आई है और जानबूझकर इन्होंने गाय और सुअर की चर्बी का उपयोग किया इस कारतूस के ऊपर, क्योंकि वो हमारा धर्म भ्रष्ट करके हमें ईसाई बनाना चाहती है। अब देखो, एक हिंदू धर्म के लिए गाय एक पूजनीय पशु है, इस्लामिक धर्म में सुअर शब्द तक वर्जित है, तो कैसे सुअर के मांस को अपने दांतों से लगा सकते थे, या कैसे एक हिंदू गाय की चर्बी को अपने दांत से लगा सकता था? यानी दोनों का धर्म भ्रष्ट होगा, दोनों ईसाई हो जाएंगे। इसलिए सैनिक नाराज हो गए, उन्होंने कह दिया कि हम इस राइफल का परीक्षण नहीं करेंगे। 1857 क्रांति का जो तत्कालीन कारण हुआ वो एनफील्ड राइफल का चर्बी वाला कारतूस हुआ। अब 1857 क्रांति से कुछ पॉइंट्स से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब 1857 का विद्रोह भारत में हुआ तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पार्मिस्टन था। जब 1857 का विद्रोह हुआ, ब्रिटेन की महारानी कौन थी? ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। 1857 के विद्रोह के समय पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, जो कि अंतिम भारत का गवर्नर जनरल भी रहा और प्रथम वायसराय भी बना। भारत का मुगल बादशाह कौन था जब 1857 का विद्रोह हुआ? तो भारत का मुगल बादशाह बहादुर शाह दुत है, जिसे जफर के नाम से भी जानते हैं, जो अंतिम मुगल बादशाह था 1857 की क्रांति में। 1857 की क्रांति का विद्रोहियों के द्वारा नेता किसे घोषित किया गया? तो 1857 की क्रांति का नेता मुगल बादशाह बहादुर शाह दुत्ते को घोषित किया गया। लेकिन बहादुर शाह उस समय बहुत बुजुर्ग था, वो युद्ध क्षेत्र में जाकर लड़ने में सक्षम नहीं था, इसलिए नेतृत्व उसके सेनापति बखत खां को दिया गया। तो वास्तविक नेतृत्व किसके पास था? बखत खां, जो उस समय मुगल बादशाह का सेनापति था। ठीक है, चलो ठीक है। देखो, अब इसके बाद पूछिए विद्रोह का कारण क्या था? मैंने आपको विद्रोह का कारण बताया, एनफील्ड राइफल का चर्बी वाला कारतूस विद्रोह का कारण था। अगर इस राइफल को उस समय नहीं लाया जाता तो शायद सेनाएं विद्रोह नहीं करती और 1857 का विद्रोह इतनी जल्दी नहीं पनपता। अब मंगल पांडे, 1857 की क्रांति में ब्रिटिश हुकूमत पर सबसे पहले किस व्यक्ति ने गोली चलाई? तो सबसे पहले ब्रिटिश हुकूमत पर गोली चलाई गई मंगल पांडे के द्वारा। और मंगल पांडे किस रेजिमेंट का सैनिक था जिसने उस समय विद्रोह किया कंपनी के खिलाफ? तो 34वीं रेजिमेंट का सैनिक था मंगल पांडे। और उसने विद्रोह कब किया? 29 मार्च 1857 को एनफील्ड राइफल के परीक्षण के लिए 34वीं रेजिमेंट को सेलेक्ट किया गया। और 34वीं रेजिमेंट का उस समय संचालक कौन था? मंगल पांडे था। और यह रेजिमेंट उस समय पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी में रुकी हुई थी, इसलिए इस राइफल का परीक्षण बैरकपुर छावनी से शुरू हुआ। इस राइफल का परीक्षण करने के लिए ब्रिटिश कंपनी ने 2 अधिकारी भेजे, लेफ्टिनेंट बाग, मेजर सार्जेंट, जिन अधिकारियों को सबसे पहले राइफल चला के बतानी थी और उसके बाद अन्य सैनिकों को भी इस राइफल को चलाना था। तो 34वीं रेजिमेंट को 29 मार्च 1857 को पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी में बुलाया गया। परीक्षण के लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट ने सबसे पहले गोली चलाकर बताई कि किस प्रकार से इस बंदूक से फायर किया जाता है। लेकिन जब मंगल पांडे से कहा गया तो मंगल पांडे ने इस राइफल से परीक्षण करने से मना कर दिया। उसने कहा कि इसके कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी का उपयोग किया गया है, यदि इस कारतूस को मैंने अपने दांतों से छील दिया तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। जब उसने इस बात को कहा तो अंग्रेज अधिकारी को गुस्सा आया, क्योंकि अंग्रेजों को ना सुनने की तो आदत थी नहीं, उन्होंने जो कह दिया वो आपको मानना है, वो अडिल अडिग था। उन्होंने कहा कि आपको परीक्षण करना होगा। मंगल पांडे ने मना कर दिया कि मैं परीक्षण नहीं करूंगा। जब उसके ऊपर ज्यादा दबाव बनाया गया तो मंगल पांडे ने उस कारतूस को दांत से छील लिया और बारूद को अपनी बंदूक में भरा और बाद में गोली डाली। और जब लेफ्टिनेंट बाग ने कहा कि फायर करो तो मंगल पांडे ने फिल्मी अंदाज में घूम के फायर किसकी छाती पर मार दिया? लेफ्टिनेंट बाग की पर। जैसे ही मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारी, तुरंत सैनिकों ने बहुत जल्दी से अपने कारतूस को अपनी बंदूक में भरा, बारूद को, और गोली डालकर अंग्रेजों पर परीक्षण शुरू कर दिया। और बाद में मेजर सार्जेंट को भी गोली मार दी गई। और 34वीं रेजिमेंट ने बैरकपुर छावनी में अंग्रेजों पर परीक्षण शुरू कर दिया। जो भी अंग्रेज मिलता उसे गोली मार दी जाती बैरकपुर छावनी के अंदर। और वो कहते कि अब दोनों साथ जाना, आपस में डिस्कस करना कि भाई साहब कितनी बढ़िया राइफल थी, मरने का मजा कितना ज्यादा आया। अब जैसी कंपनी को पता चला कि 34वीं रेजिमेंट ने बगावत कर दी तो उस समय बैरकपुर का कमांडिंग ऑफिसर हैसे था, इसे तुरंत सूचना दी गई कि इस समय 34वीं रेजिमेंट बागी हो चुकी है, उसने बगावत कर दी है बैरकपुर छावनी में, हमारे 2 अधिकारी मारे गए हैं, लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट, जल्द ही आप घेराबंदी डालें। कमांडिंग ऑफिसर हैसे ने घेराबंदी डाली, 34वीं रेजिमेंट को गिरफ्तार किया गया, मंगल पांडे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मंगल पांडे पर मुकदमा चला और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। यानी 29 मार्च 1857 को उसने विद्रोह किया और 8 अप्रैल 1857 को अंग्रेजों ने मंगल पांडे को मौत के घाट उतार दिया, यानी उसे फांसी दे दी गई। तो देश की स्वतंत्रता के लिए या देश की क्रांति में सबसे पहले गोली किसने चलाई? मंगल पांडे।
देखो 29 मार्च 1857 से क्रांति प्रारंभ नहीं हुई, इसने एक चिंगारी का रूप लिया। ये क्रांति प्रारंभ कब हुई? 10 मई 1857 को मेरठ शहर से, जो संयुक्त प्रांत में यानी उत्तर प्रदेश में है। तो क्रांति प्रारंभ कहां से हुई थी? मेरठ से। तो 1857 का विद्रोह कब से शुरू हुआ? मेरठ से। यानी 10 मई 1857 से विद्रोह चला और ये विद्रोह तब तक चलता रहा जब तक इस विद्रोह का अंत नहीं हो गया। तो 29 मार्च 1857 को तो इस विद्रोह ने चिंगारी का रूप लिया और ये चिंगारी एक आग के रूप में कब परिवर्तित हो गई? 10 मई 1857 को, जब मेरठ में विद्रोही सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया गया। पता नहीं इन्हें एक साथ क्या हुआ कि 10 मई को उन्होंने मेरठ में विद्रोह किया और 11 मई को दिल्ली के लिए रवाना हो गए और 12 मई 1857 को मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अपना मुगल बादशाह किसे घोषित किया गया? बहादुर शाह दुत्ते को। अंग्रेजी हुकूमत को इस बात का पता चला कि इस समय सैनिक हमारे खिलाफ बगावत कर चुके हैं और उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया है। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले अगर किसी विद्रोही शहर पर कब्जा किया तो दिल्ली था। अब हम बात करेंगे कि भाई किस स्थान पर विद्रोह हुआ और वहां किस भारतीय विद्रोही के द्वारा विद्रोह किया गया और उस विद्रोह का दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था। दिल्ली में किसने बगावत की? तो दिल्ली में कौन विद्रोह कर रहा था? मुगल बादशाह बहादुर शाह दुत्ते। और इसका सब कुछ छीन लिया अंग्रेजों ने, इसी से इसका लाल किला छीन लिया, इसे भिखारी जैसा जीवन व्यतीत करने के लिए विवश कर दिया। चांदनी चौक की गलियों में बैठकर भिखारी जैसा जीवन जी के गया अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह दुत्ते। तो भाई क्यों उसे गुस्सा नहीं होगा, क्यों क्रोध नहीं होगा अंग्रेजी सरकार पर? अरे सब कुछ छीन लिया उसका, वो सम्राट नहीं रहा, वो नाम का सम्राट रहा। इसलिए दिल्ली में बगावत बहादुर शाह दुत्ते ने किया और लेकिन नेतृत्व किसके हाथों में रहा? बखत खां। दिल्ली को जीतने के लिए 3 ब्रिटिश अधिकारी भेजे गए, हडसन, निकोलसन और लॉरेंस। इस घेराबंदी में हडसन मारा गया, उसकी मृत्यु हो गई दिल्ली की घेराबंदी के समय पर। बाद में हडसन ने पूरे दिल्ली शहर पर कब्जा कर लिया। बाद में हडसन ने बहादुर शाह दुत्ते की बेगमों को गिरफ्तार कर लिया और उनसे कहा कि बताओ मुगल बादशाह कहां है। बेगम बनाने से मना करती हैं कि हमें नहीं पता कहां है। तो हडसन तभी कहता अगर आपने नहीं बताया तो मैं सबको गोली मार दूंगा। बेगम डर जाती, वो बताती कि इस समय हुमायूं के मकबरे में बादशाह है। बादशाह को हडसन ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उसने पूछा भाई आपके उत्तराधिकारी कौन है, आपके बेटे और पुत्र कौन कौन है। बहादुर शाह पहले मना करता है, हडसन कहता है बता दो, अगर नहीं बताया मैं सबको गोली मार दूंगा। बाद में वो अपने पुत्र और पौत्र को बुला लेता है। तो 2 पुत्र होते हैं, 3 पौत्र होते हैं। जैसे हडसन उसके पुत्र और पौत्र को देखता है तुरंत गोली मारने का आदेश देता है और उनकी हत्या कर देता है। बहादुर शाह दुत्ते पर देशद्रोह का आरोप लगाकर इस व्यक्ति को भारत की सरजमी से बाहर कर दिया जाता है। यानी भारत की सरजमी से बाहर करके कहां भेज दिया? म्यांमार। म्यांमार की राजधानी रंगून में इस व्यक्ति को नजरबंद करके रखा गया, बहादुर शाह दुत्ते को। और हडसन ने मुगल नाम के वृक्ष को सदा सदा के लिए खत्म कर दिया और कहते कि हडसन ने फरमान जारी किया कि जहां भी कोई मुगल है गोली मार दो। इसलिए कभी भी आपने अब मुगलों को नहीं देखा होगा, किसी के नाम के पीछे मुगल लिखा हुआ नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि मुगलों ने अपनी आइडेंटिटी को छिपाना शुरू कर दिया, वो अपनी पहचान को छिपाते थे। अगर कोई बोलता कि मैं मुगल हूं तो अंग्रेजी अधिकारी तुरंत दहा करके गोली मार देता था कि भाई खत्म करो, फिर हमारे सामने समस्या खड़ी होंगी। इसलिए उन्होंने आइडेंटिटी छुपानी शुरू कर दी। वो छोटे मोटे काम करने लग गए और वो अपना नाम मुगल नहीं बताते कि हम मुगल नहीं हैं, बताना बंद कर दिया और मुगल नाम का कंसेप्ट खत्म हो गया 1857 की क्रांति में। कानपुर में किसने विद्रोह किया? तो भाई कानपुर में विद्रोह किया नाना साहब। बाजीराव दुत्ते के दत्तक पुत्र थे नाना साहब। और बाजीराव दुत्ते अंतिम मराठा पेशवा जिसने 1802 बसीन की संधि पर हस्ताक्षर करके अपना पूरा मराठा साम्राज्य अंग्रेजी हुकूमत को दे दिया। तो अंग्रेजी सरकार बाजीराव दुत्ते को पेंशन देती थी और बाद में उसे पुणे से बाहर करके कानपुर भेज दिया। कानपुर के बिट्ठूर नामक जगह पर रहता था। बाजीराव दुत्ते का देहांत हुआ। देहांत होने के बाद नाना साहब ने खुद को पेशवा कहा और अंग्रेजों से पेंशन मांगी। अंग्रेजों ने पेंशन देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई आप पेशवा नहीं हो, हम आप पे पेशवा नहीं मानते, हम पेंशन पेशवा को देते थे, तुम्हें पेंशन नहीं देंगे। अगर तुम्हें कुछ दे सकते तो भाई टेंशन देंगे, और टेंशन इस बात की कि तुम्हारे लिए पेंशन नहीं है। तो नाना साहब इस बात पर नाराज हो गए अंग्रेजी सरकार से कि अगर तुमने मुझे पेंशन नहीं दी तो मैं तुम्हें टेंशन दूंगा। नाना साहब ने डिसाइड कर लिया। अंग्रेज भी बिल्कुल डीग मिजाज के आदमी थे। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, तुझे पेंशन तो देने वाले है ही नहीं। वास्तविक नाम क्या था? दौंदू पंत। इनके सेनापति कौन थे? तात्या टोपे, जिनके साथ मिलकर कानपुर में नाना साहब ने विद्रोह किया। कानपुर विद्रोह का दमन किसने किया? कैंपबेल ने। नाना साहब ने कानपुर में घटना को अंजाम दिया जिसे सती चौरा घाट के नाम से जानते हैं। ये वो घटना है जहां पर नाना साहब ने अंग्रेजों को कत्लेआम मरवा दिया। कहते कि जब वो दिल्ली से लौट के आ रहे थे, सती चौरा घाट वो जगह थी जहां उस समय कानपुर में अंग्रेजों की बस्तियां थी। जब नाना साहब लौट के आ रहे थे, नाना साहब ने जैसे अंग्रेजी बस्तियों को देखा एकदम गुस्से में आग बबूला हो गए कि अंग्रेजों ने मुझे पेंशन देने से मना कर दिया, मैं टेंशन दूंगा उन्हें। और नाना साहब ने उस समय सती चौरा घाट की बस्तियों के घेर लिया और फिल्मी अंदाज में कहा कि अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो सब घर के बाहर निकल आओ,
अगर नहीं आई तो मैं हमला कर दूंगा, फिर किसी को नहीं छोड़ूंगा। अंग्रेज पुरुषों को लगा कि नाना साहब हमें मार देगा लेकिन हमारे परिवार वालों को छोड़ देगा, लेकिन नाना साहब ने वहां सबको मारने का आदेश दे दिया, सबको मौत के घाट उतार दिया गया। कहां पर? सती चौरा घाट में, जो कानपुर में एक जगह है, जो कि कलंक है नाना साहब की वीरता के ऊपर। बाद में इस विद्रोह का दमन करने का नेतृत्व कैम्पबेल को दिया गया। 5 जून 1857 को नाना साहब ने कानपुर पर कब्जा किया, विद्रोह किया, और कैम्पबेल ने फिर बाद में वहां मोर्चा संभाला। लड़ाई हुई। नाना साहब तब तक लड़ते ही रहे जब तक उन्हें जीतने की उम्मीद थी। जैसे लगा कि कैम्पबेल टारगेट कर रहा है, अगर कैम्पबेल के हत्थे चढ़ गए तो भाई साहब अंग्रेज जिंदा नहीं छोड़ने वाले। नाना साहब ग्राउंड छोड़कर भाग गए, और भाई साहब पता नहीं कितनी तेज भागे। जन भाग मिलकर भाग देख के आए थे, ऐसे भाग के गए कि नेपाल भाग के चले गए। कहते कि अंग्रेजों के हाथ ही नहीं आए। और तात्या टोपे कहां भाग गए? मध्य प्रदेश की तरफ चले गए वो। और कानपुर विद्रोह का दमन किसने कर दिया? कैम्पबेल के द्वारा कर दिया गया। तो नाना साहब ने पेंशन के लिए विद्रोह किया। लखनऊ में किसने विद्रोह किया? बेगम हजरत महल, वास्तविक नाम महक परी। देखो अवध उस समय, लखनऊ जो लखनऊ था वो अवध का सूबा था, और अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। वाजिद अली शाह की मृत्यु होने के बाद जो उनकी बेगम थी, बेगम हजरत महल, वो अपने बेटे ब्रिजेश कादिर को नवाब बनाना चाहती थी, और अंग्रेजों ने उसे नवाब नहीं माना। इस बात पर महक परी नाराज हो गई और उन्होंने लखनऊ प्रेसिडेंसी पर हमला कर दिया, और उस हमले में लॉरेंस मारा गया। अचानक से हमला हुआ। फिर बाद में लखनऊ को जीतने के लिए किसे भेजा गया? कैम्पबेल को। कैम्पबेल ने लखनऊ पर मोर्चा संभाला, उसने हमला किया, और महक परी यानी बेगम हजरत महल ने तब तक सामना किया जब तक जीतने की उम्मीद लगी। जैसे ये लड़ रही थी तभी अचानक से व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया, ठीक है, एक टून की मैसेज की आवाज आई। बेगम हजरत महल ने व्हाट्सएप खोल के मैसेज देखा तो मैसेज था नाना साहब का। उन्होंने कहा कि अगर जान की सलामती चाहती हो तो नेपाल भाग के आ जाओ। और बेगम हजरत महल भी कहां भाग गई? नेपाल। यानी 1857 के ऐसे 2 विद्रोही जो विद्रोह में नहीं मारे गए, वो कौन थे? नाना साहब और बेगम हजरत महल। इनके बाद जितने भी विद्रोही रहे वो सब 1857 की क्रांति में मारे गए। तो कौन नहीं मरे भाई? नाना साहब और बेगम हजरत महल का 1857 के विद्रोह में उनकी मृत्यु नहीं हुई। अब जगदीशपुर में किसने विद्रोह किया? जगदीशपुर कहां? बिहार में। यहां पे विद्रोह किसने किया? कुंवर सिंह ने। और कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद नेतृत्व किसने संभाला? अमर सिंह ने। विद्रोह का दमन करने के लिए 2 ब्रिटिश अधिकारी भेजे गए, विलियम टेलर और विसेंट स्मिथ। अब कुंवर सिंह क्या विद्रोह कर रहे थे? 70-72 साल का आदमी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लड़ रहा था। कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। अंग्रेजों ने इनसे इनकी जमींदारी छीन ली। इस बात पर नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि आप मुझे मेरी जमींदारी दे दो, जमींदारी नहीं दी तो मैं तुम्हारे खिलाफ विद्रोह कर दूंगा। लेकिन अंग्रेजों ने कह दिया कि भाई साहब जब सबसे निपट रहे तो तुझसे भी निपट लेंगे, मना कर दिया। इस बात पर कुंवर सिंह नाराज हो गए, विद्रोह कर दिया। लेकिन कुंवर सिंह ने बहुत ही भयंकर बहादुरी दिखाई। कहते अंग्रेजी सेना के छक्के छोड़ा दिए। लड़ते समय उनके बाएं हाथ में एक गोली जा लगी और वो हाथ बुरी तरह से घायल हो गया। वो अच्छी तरीका से लड़ नहीं पा रहे थे, तो अपनी तलवार से अपनी भुजा को काटकर वो लड़ते हुए मारे गए जगदीशपुर में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। बाद में अमर सिंह ने नेतृत्व संभाला, उनकी भी मृत्यु हो गई जगदीशपुर विद्रोह में। झांसी में किसने विद्रोह किया? 1857 की क्रांति में सबसे अगर ताकतवर और अगर कोई वीर था तो एकमात्र रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई, वास्तविक नाम मणिकर्णिका, पत्नी किसकी थी? गंगाधर राव, जो झांसी के राजा थे। और जब इनकी मृत्यु हुई तो गंगाधर राव की मृत्यु हुई तो उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया हुआ था जो दत्तक पुत्र था, जिसे अंग्रेजी कंपनी ने वैलिड नहीं माना। इस बात पर रानी लक्ष्मीबाई नाराज हुई और उन्होंने कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और जब ये कहा कि उस समय झांसी के लोग रानी लक्ष्मीबाई के साथ खड़े हो गए। अंग्रेजी सरकार ने सोचा कि एक विधवा हमारा क्या ही बिगाड़ लेगी, जो विधवा हो गई हो, जिसके पास एक 3-4 माह का बच्चा, वो क्या कर सकती है सिवाय हमारे सामने विलाप और रोने से। उन्हें क्या पता कि वो विधवा इतनी वीरांगना निकलेगी कि अंग्रेजी सरकार की, अंग्रेजी कंपनी के छक्के छोड़ा देगी। इतना तो अंग्रेजों ने भी नहीं सोचा। इस समय अंग्रेजों का सबसे बड़ा चमचा सिंधिया था, जो ग्वालियर का राजा था। जैसे सिंधिया को पता चला कि रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रही है, तो उसे लगा कि अगर मैं झांसी को जीत लूंगा तो नंबर बना लूंगा अंग्रेजों के ऊपर। इसलिए उसने हमला कर दिया झांसी पर। एक विधवा औरत सोचकर वो गया झांसी को जीतने के लिए, लेकिन तब रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के राजा सिंधिया की सेना का सामना किया तो सिंधिया के हौसले परास्त कर दिए। सिंधिया भयभीत हो गया, उसके मन में रानी लक्ष्मीबाई का डर बैठ गया। उसने कहा कि यार ऐसी औरतें नहीं होती, ये औरत है ही नहीं, तो चंडी है, और चंडी का मतलब होता है विध्वंसक, नरसंहार करने वाली। उसने कहा कि औरतों की भुजाएं इतनी ताकतवर थोड़ी होती हैं, महिला पुरुष में अंतर क्या होता? मसल का। पुरुष की मसल ज्यादा ताकतवर होती है महिला की अपेक्षा। उसने कहा कि इसका तलवार का वार ऐसे लगता है जैसे किसी पुरुष की तलवार का वार हो।
और सिंधिया की सेना को पराजित किया। और सिंधिया इतना डर गया रानी लक्ष्मीबाई से कि वो उस समय ग्वालियर को छोड़कर आगरा भाग के चला गया अपनी जान बचाने के लिए। उसने कहा कि भाई मुझे बचा लो, मुझे रानी लक्ष्मीबाई मार डालेगी। वो कहा कि यार वो विधवा, बोला हाँ उसे विधवा मत समझो, अगर तुम उसे औरत समझ के गई तो भाई शिकस्त लेकर आओगे, पराजित होकर आओगे, औरत मत समझना, वो औरत है ही नहीं भाई, वो दिखने में अवैसक औरत लगती है लेकिन उसका शौर्य पराक्रम पुरुष की तरह है, उसकी भुजाएं पुरुष की तरह है। हुरूज तभी अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ झांसी को जीतने के लिए गया था। उसने कहा कुछ तो बात होगा। और कहते हैं कि जब हुरूज से ही रानी लक्ष्मीबाई लड़ने के लिए, तो हुरूज ने कहा कि इस क्रांति में अगर कोई मुझसे पूछेगा कि एकमात्र वीर कौन था तो मैं रानी लक्ष्मीबाई को बताऊंगा। कहते हैं कि जब हुरूज ने अपनी तोपें झांसी के किले पर बरसाना शुरू की तो गेट से रानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े की लगाम को मुंह में बांधे हुए 2 तलवार को धारण करते हुए हुरूज की फौज की तरफ हमला करने के लिए आई। उसने कहा कि मैंने अपने जीवन में कभी इस प्रकार का कोई योद्धा नहीं देखा जो निडर भाव से तोपों के सामने भागा हुआ आ रहा हो। रानी लक्ष्मीबाई गई और कहते हुरूज की सेना के साथ युद्ध हुआ और हुरूज ने कहा कि मैंने अपने जीवन में इतना पराक्रम किसी का नहीं देखा जितना रानी लक्ष्मीबाई का। इसलिए हुरूज ने वीरांगना किसके लिए कहा? रानी लक्ष्मीबाई के लिए। कहा कि 1857 की क्रांति में एकमात्र अगर कोई बहादुर महिला है तो रानी लक्ष्मीबाई, एकमात्र बहादुर, बाकी कोई क्रांतिकार, कोई विद्रोही बहादुर नहीं था। 1857 की क्रांति में ये शब्द हुरूज के थे रानी लक्ष्मीबाई के लिए। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ औरतें चूड़ियां पहन के घर को चला सकती हैं, आवश्यकता पड़े तो तलवारें उठा के रानी लक्ष्मीबाई भी बन सकती हैं। ठीक है, इस बात में कोई दौराई नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई एक बहुत इंस्पायरेशन महिला है महिला समाज के लिए। भाई फैजाबाद में किन्होंने विद्रोह किया? मौलवी अहमदुल्ला। देखो रहने वाले मद्रास के थे, विद्रोह फैजाबाद में किया उत्तर प्रदेश में। और विद्रोह का दमन किसने किया? कैंपबेल ने। यह ऐसा विद्रोही है जिसके ऊपर ब्रिटिश कंपनी ने उस समय 50,000 रुपए का इनाम रखा। मौलवी अहमदुल्ला के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम क्यों रखा? क्योंकि इस व्यक्ति ने अंग्रेजी कंपनी के सामने सबसे ज्यादा विद्रोही खड़े किए। इसलिए अंग्रेजों ने कहा भाई इस बंदे को जिंदा मुर्दा हमें लाके दे दो, मौलवी अहमदुल्ला को। कहते हैं जिस गांव से ये गुजर के ज्यादा उस गांव को विद्रोही बना देता मौलवी अहमदुल्ला। और इन्होंने उस समय पर 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों को काफिर कहा और इनके खिलाफ फतवा जारी किया। तो मौलवी अहमदुल्ला उस समय सबसे बड़ी समस्या के रूप में थे, इसलिए उनके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम रखा। तो 50,000 रुपए का इनाम 1857 की क्रांति में एकमात्र विद्रोही किस पे रखा गया? मौलवी अहमदुल्ला पर। इलाहाबाद में किसने विद्रोह किया? मौलवी लियाकत अली ने। और विद्रोह का दमन किसने किया? कर्नल नील के द्वारा इस विद्रोह का दमन किया गया। 1857 में विद्रोह प्रारंभ हुआ और 1858 में इस क्रांति का दमन कर दिया गया। और भारत की उस समय की बहुत रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया, जो शिक्षित रियासतें थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी 1857 की क्रांति में ये रियासतें जीत जाएं। उन्हें डर था कि अगर ये रियासतें जीत गई तो भारत पर उनका शासन स्थापित होगा, मुगलों का शासन होगा और फिर प्राचीन प्रथाएं फिर प्रारंभ हो जाएंगी समाज में, जिन प्रथाओं को अंग्रेजों ने प्रतिबंध किया। देश का आधुनिकरण तभी हो सकता है जब भारत में अंग्रेज हों, अंग्रेजों से देश का आधुनिकरण होगा, ये शिक्षित रियासतें मानती थी। अब क्रांति के महत्वपूर्ण तथ्य है भाई 1857 की क्रांति का आपातकालीन मुख्यालय किसे बनाया गया? तो इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया 1857 की क्रांति का। यानी 1857 की क्रांति को दमन करने के लिए जो भी निर्णय लिए गए वो इलाहाबाद से लिए लॉर्ड कैनिंग ने। तो 1857 की क्रांति का आपातकालीन मुख्यालय क्या था? इलाहाबाद था। क्रांति की जांच के लिए उस समय पर महारानी विक्टोरिया के द्वारा एक कमीशन स्थापित किया गया जिसका नाम था पील कमीशन। उसको जांच करना था कि 1857 का विद्रोह क्यों हो गया, क्योंकि अंग्रेज भविष्य में ऐसा कोई विद्रोह नहीं चाहते थे, क्योंकि इस विद्रोह ने अंग्रेजों की हालत को खराब करके रख दिया। तो चाहते थे कि अगर हमें समस्या पता चल जाएंगी तो फिर भविष्य में हम वो कार्य नहीं करेंगे जैसे कि हमारे सामने ऐसा विद्रोह फिर दोबारा पनपे। तो पील कमीशन का गठन किया गया। 1 नवंबर 1858 का अधिनियम लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ा और इस अधिनियम में विक्टोरिया ने कहा कि भारत पर कंपनी का शासन न होकर क्राउन का शासन होगा। अब भारत को क्राउन के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा और अब इंग्लैंड के साथ साथ विक्टोरिया भारत की भी महारानी होगी। तो विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी? 1 नवंबर 1858 के अधिनियम के आधार पर। और कंपनी का शासन कब समाप्त हो गया? 1858 में कंपनी का शासन समाप्त हुआ, क्राउन का शासन प्रारंभ हुआ और विक्टोरिया भारत की महारानी बनी। और इसने गवर्नर जनरल पद को समाप्त कर दिया। गवर्नर जनरल कंपनी के अधीन सबसे बड़ा अधिकारी पद था। विक्टोरिया ने कहा कि अब कोई गवर्नर जनरल पद नहीं होगा, अब वायसराय होगा जो सरकार के अधीन रहेगा। तो 1858 में गवर्नर जनरल पद को समाप्त करके किस पद की स्थापना की गई? वायसराय पद की। और भारत का पहला वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि इसका कार्यकाल बचा हुआ था इसलिए वायसराय पद लॉर्ड कैनिंग को ही दिया गया। तो अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, प्रथम वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय बना भारत का। भाई 1858 के अधिनियम में एक नए पद की स्थापना की गई, राज्य सचिव पद।
और राज्य सचिव के द्वारा भारत के लिए कानून तैयार किए जाते थे। ऐसा व्यक्ति जो कभी भारत आया नहीं, भारत की स्थिति नहीं देखी, उसे भारत की समस्या के बारे में कुछ नहीं पता, और इंग्लैंड में बैठ के भारत के लिए कानून बनाता था। उसके कानून बनाने के लिए 15 लोगों की और एक सदस्य परिषद की स्थापना की गई थी। तो 15 लोग उसके साथ मिलकर भारत के कानूनों को तैयार करते थे। हमारी बहुत नाराजगी होती थी, अरे तुमने भारत देखा नहीं, भारत की समस्या नहीं देखी, तो तुम्हें क्या पता कि भारतीय लोगों को किस बात से दिक्कत है, तो तुम क्या हमारे लिए कानून बनाओगे? जिस घर में आप गए ही नहीं हो तो उस घर की आपको समस्या क्या पता होगी? वो इंग्लैंड में बैठ के हमारे लिए कानून बनाते, उन कानूनों पर हमारा एक विरोध होता। 1857 की क्रांति में एकमात्र ऐसे विद्रोही मौलवी अहमदुल्ला थे जिन पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया। भाई 1857 के विद्रोह के एकमात्र विद्रोही जिनकी विद्रोह में मृत्यु नहीं, कौन? नाना साहब और बेगम हजरत महल, ऐसे विद्रोही जो 1857 के विद्रोह में जिनकी मृत्यु नहीं हुई। 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम की श्रेणी किसने दी? वीर सावरकर, यानी वीडी सावरकर के द्वारा 1857 के विद्रोह को भारत का स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। किसी ने इसे सैनिक विद्रोह लिखा, किसी ने इसे रजवाड़ों का विद्रोह कहा, किसी के द्वारा इसे किसान विद्रोह कहा गया, तो सबने अलग अलग नाम दिए, और स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर के द्वारा कहा गया 1857 के विद्रोह को। देखो, इस विद्रोह में शिक्षित रियासत अंग्रेजों के पक्ष में थी। अंग्रेजों को सबसे बड़ा सैन्य बल उस समय पर गोरखाओं से मिला, गोरखा, सिख और पठान। इन तीनों ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ एक बांध के रूप में काम किया। नहीं, अंग्रेजों को 1857 में ही भारतीय विद्रोही उखाड़ फेंकते। पंजाब में जब मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को क्रांति का नेता घोषित किया गया, तो अंग्रेजों ने एक अफवाह उड़वा दी कि बहादुर शाह ने फरमान जारी किया है कि जैसे इस विद्रोह में मुगल बादशाह जीत जाएगा तो सिखों की गर्दनें कटवा दी जाएंगे। इस बात को सुनते ही सिखों में गुस्सा उत्पन्न हो गया, कहा कि बादशाह हमारी गर्दन काटेगा, हम मुगलों की गर्दनें उखाड़ देंगे। मुगलों के बीच में, सिखों के बीच में वैसे ही ताल्लुका संबंध खराब थे, क्योंकि मुगलों ने उनकी आस्था को क्षति पहुंचाई, उनके गुरुओं की हत्या की, इसलिए मुगल और सिख 36 के आंकड़े पर रहते थे। तो सिखों ने उस समय पर 1857 में अंग्रेजों का साथ दिया। नेपाल से बहुत बड़े स्तर पर गोरखा सैनिक बुलाए गए, अफगानिस्तान से बहुत बड़े स्तर पर पठानियों को बुलाया गया। इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अदा की, इसलिए अंग्रेजी सरकार ने इन 3 लोगों को बड़ी ताकत में अपनी फौजों में सम्मिलित किया। 1857 की क्रांति के बाद सिख, गोरखा, पठानी सबसे अधिक उस समय ब्रिटिश सेना में सम्मिलित किए जाते थे। 1857 के विद्रोह के बाद उन्होंने भारतीय फौजों को रेजिमेंट में डिवाइड किया। जैसे आज के समय पर आप हमारी सेना में रेजिमेंट देखेंगे, जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट। तो ये जो रेजिमेंट का कंसेप्ट है वो 1858 में ब्रिटिश कंपनी के द्वारा शुरू किया गया, ब्रिटिश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि इन्हें रेजिमेंट में डिवाइड करो, जिससे कि कोई भी एक दूसरे के साथ तालमेल ना बना सके। अगर एक रेजिमेंट विद्रोह करे तो दूसरा रेजिमेंट उसका दमन करने के लिए खड़ी हो जाए, कोई इनके बीच में आपसी तालमेल ना बने, इसी रेजिमेंट में डिवाइड किया गया। उन्होंने कहा कि अब कोई भी सेना में अखबार नहीं पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी अखबार सेना में आती तो वो भारतीय सैनिक उन अखबारों को पढ़ते, और कहीं कोई भारतीय के साथ कोई घटना घटित होती तो उनसे उनके मन में रोष उत्पन्न होता, क्योंकि वो भी भारतीय थे। अब उन्हें गुस्सा आता था, और जैसे विद्रोह करने का मौका मिलता वो विद्रोही हो जाते। इसलिए अखबार प्रतिबंध कर दिया गया सेना के अंदर। भारतीय सैनिकों को शस्त्रागार से हटा दिया गया कि कोई भी शस्त्रागार पर भारतीय सैनिक डिप्लॉयड नहीं किया जाएगा, वहां यूरोपीय सैनिक रहेंगे। घटिया हथियार दो, इन्हें ज्यादा अच्छे हथियार नहीं दिए जाएंगे भारतीय सैनिकों को, कहीं ऐसा ना हो कि विद्रोह कर दें और उन हथियारों का उपयोग हमारे खिलाफ करें। इसलिए घटिया हथियार देना शुरू किया गया 1857 के विद्रोह में। और अंग्रेजों ने अब सबक भी ले लिया। उन्होंने उन रियासतों के साथ अच्छे संबंध बनाए जिन्होंने उनके साथ 1857 के विद्रोह में साथ दिया। जिन पटियाला, हरियाणा, ऐसी बहुत रियासतें थीं जिनके द्वारा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का पक्ष किया गया। अगर उन्होंने पक्ष ना किया होता तो 1857 के विद्रोह में ही हम अंग्रेजों को उखाड़ फेंकते, 1857 की क्रांति में ही। तो 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने बुरी तरह से दमन किया। कहते इतना दमन किया, इतनी बुरी तरह से दमन किया उन्होंने कि लोगों के मन से विद्रोह करने की जिज्ञासा खत्म हो गई, और कई वर्ष तक लोगों के मन में से डर नहीं निकल पाया। 1857 के विद्रोह में जिस गांव से अंग्रेजी सेना निकल कर जाती उस पूरे गांव को जला देते। उस गांव में अगर कोई भी मिलता वो गोली मार देते, चाहे वो महिला हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी क्यों ना हो, गांव के गांव जला दिए। इस विद्रोह में बहुत बड़े स्तर पर नरसंहार हुआ अंग्रेजी सरकार के द्वारा भारतीयों का। लोग डर की वजह से गांव को छोड़ छोड़कर जंगलों में चले गए। उन्हें पता था अंग्रेजी सेना अगर यहां से निकल के जाएंगे तो पूरा गांव जला दिया जाएगा और सबकी हत्या कर दी जाएगी। अगर जीवन की सलामती चाहती है तो गांव को छोड़कर जंगलों में चले जाओ। इसलिए बहुत बड़े स्तर पर लोगों ने गांव को छोड़ना शुरू कर दिया, जंगलों में जाके रहने लग गए। किसके डर से? अंग्रेजी सरकार के डर से। देखो खुलेआम उन्होंने लोगों को गोलियां मारना, फांसी के तख्तों पर लटकाना और उन्हें तोप से उड़ा देने की सिलसिले शुरू हो गए। ये सिलसिले बहुत बड़े स्तर पर चले, जगह जगह पर फांसियां देना,
सर कलम कर देना, सर काट देना, या उन्हें तोप की गोली चला देना, गोली मार देना, ऐसे सिलसिले शहरों में जगह जगह होने शुरू हो गए। ऐसा उन्होंने इसलिए किया जिससे भारतीय में वो दहशत बना सके, वो डर बैठा सके, जिससे भारतीय अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कभी बगावत ना कर पाए, कभी विद्रोह ना कर पाए। लेकिन अंग्रेज भूल गए कि सरजमी से हमेशा बाहुबली ही पैदा होते हैं। एक से एक बड़ा सपुत्र इस सरजमी से पैदा हुआ जिसने बाद में अंग्रेजी हुकूमत के हौसले परास्त कर दिए। और 1947 में भारत ने एक स्वतंत्रता का सूरज देखा और 1947 में हम अंग्रेजों के शासन से मुक्त हो गए और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, जो लड़ाई 1857 से प्रारंभ हुई। ठीक है, देखो इस क्रांति से बहुत अधिक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पढ़ा है, उम्मीदन बहुत अच्छा आपकी समझ में आया होगा और ये कंसेप्ट अब आपके दिमाग में पूर्णतः कंप्लीट हो चुका होगा। 1857 का विद्रोह क्या है, तो जितने महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो मैंने आपके सामने लिखे हैं और उन पर आपको विशेषकर ध्यान देना है और आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, अब आपसे मुलाकात अगली क्लास में होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।